नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अनुवाद क्या होता है, अनुवाद की क्या परिभाषा है, अनुवाद का क्या स्वरूप है, अनुवाद कितने प्रकार का होता है और अनुवादक के एक अच्छे अनुवादक के क्या-क्या गुण होते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आज हम अनुवाद के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले अनुवाद होता क्या है? जो अनुवाद शब्द की जो संरचना है वो अनु और वाद से मिलकर बनी है। यहां पर जो अनु है वो उपसर्ग है और अनु शब्द का अर्थ है पीछे और वाद शब्द का अर्थ है बोलना। इस प्रकार से इसके अगर अर्थ की बात करें तो यहां पर इसका अर्थ रहेगा पुनः कथन या किसी कहने के बाद फिर कहना। लेकिन आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में अगर अनुवाद का अर्थ हम लेते हैं तो यह एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना या लिखना, इसी को अनुवाद कहते हैं। यानी एक भाषा में जो बात लिखी गई है उसको दूसरी भाषा में लिखना या कहना, उसको हम अनुवाद कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे ट्रांसलेशन कहते हैं और ट्रांसलेशन के शब्द की जो संरचना है वो भी दो शब्दों से बनी है, ट्रांस और लेशन, और इसका भी अर्थ है एक भाषा की सीमा के पार पहुंचना। और अनुवाद का संबंध दो भाषाओं से है, क्योंकि एक स्रोत भाषा होती है और एक लक्ष्य भाषा होती है। यानी जो अनुवाद है उसका संबंध दो भाषाओं से है। अनुवाद की अगर परिभाषा की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने इनकी अलग-अलग परिभाषा दी है। तो डॉक्टर पूर्णचंद्र टंडन के अनुसार जो मूल पाठ में निहित भावों, विचारों को अल्प भाषा में अक्षुण्ण रूपांतरित करने एवं सौंदर्य उपकरणों को सहज रूप में अभिव्यक्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया अनुवाद है। अगर डॉक्टर भोलानाथ जी तिवारी, इनके अनुसार एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। बड़ी एक बहुत ही अच्छी ये परिभाषा है कि एक भाषा में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं उसको यथासंभव समान होने चाहिए और सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए, किसमें? दूसरी भाषा में व्यक्त करने का जो प्रयास है वो अनुवाद कहलाता है। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद कहा जाता है। तो यहां पर समतुल्यता का सिद्धांत रहेगा, यानी वैसी की वैसी तुलना यहां पर दूसरी भाषा में की जाती है और उसके जो शब्दों का जो संगठनात्मक रूपांतरण है वो भी यहां पर रहने वाला है। डॉक्टर सतीश कुमार जी ने कहा है कि अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अथवा संक्रिया है और इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये अनुवाद की विभिन्न परिभाषाएं थी जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई थी। अनुवाद कितने प्रकार का होता है? अनुवाद के भेद, तो यहां पर अनुवाद के 6 भेद बताए गए हैं। तो सबसे प्रथम है शब्द अनुवाद, दूसरा भावानुवाद, तीसरा छायानुवाद, चौथा सारानुवाद, पांचवा व्याख्यानुवाद और छठा आशु अनुवाद। तो इन सभी अनुवादों के बारे में जो विभिन्न प्रकार हैं इसके 6, इसके बारे में विस्तार से
हम करते तो सबसे पहले शब्द अनुवाद क्या होता है इसको विस्तार से देखेंगे। शब्द अनुवाद, इस अनुवाद में स्रोत भाषा की रचना के प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। यह अनुवाद शब्द प्रति शब्द होता है, यानी वर्ड टू वर्ड। इसका मतलब यह है कि स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का अनुवाद लक्ष्य भाषा में उसी क्रम में किया जा सकता है। तो स्रोत भाषा वो होती है जिस भाषा का अनुवाद किया जा रहा है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है वो लक्ष्य भाषा होती है। तो यहां अगर हम शब्द अनुवाद के अनुसार जो स्रोत भाषा में अगर हमने एक वाक्य लिया है, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो लक्ष्य भाषा इसकी बन जाएगी शब्द अनुवाद के हिसाब से राम है जा रहा स्कूल, यानी राम का राम बन गया, इज का है, गोइंग जा रहा, टू स्कूल यानी स्कूल में जा रहा है। लेकिन यहां पर ये वाक्य कि यहां पर अंग्रेजी की वाक्य संरचना ठीक है, लेकिन शब्द अनुवाद के अनुसार जो हिंदी की वाक्य संरचना है वो ठीक नहीं हुई है। तो इस प्रकार का जो अनुवाद है वो विज्ञान और विधि में ही उपयोगी होता है, अन्यत्र नहीं। यानी जो साइंटिफिक ट्रांसलेशन होता है, विज्ञान संबंधी अनुवाद होता है, और विधि संबंधी यानी कानून संबंधी अनुवाद, तो वहां पर ये चल सकता है, लेकिन कहीं और ये नहीं चलता। तो ये शब्द अनुवाद था। भावानुवाद, ये भावानुवाद भाव जमा अनुवाद से बना है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल रचना के शब्दों एवं वाक्य रचना आदि पर ध्यान न देकर उसके भाव या अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि नाम से ही जाहिर है भाव अनुवाद यानी भाव पर ज्यादा जोर होता है, शब्द और वाक्य रचना पर इतना जोर नहीं होता। शब्द अनुवाद में जहां मूल सामग्री की भाषा पर ध्यान दिया जाता है, वही भावानुवाद में रचना के मूल भाव पर ध्यान दिया जाता है। भावानुवाद में अनुवादक की सृजनात्मक शक्ति अधिक काम आती है, यानी जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है उसको अनुवादक कहा जाता है। और भावानुवाद में जो अनुवादक होता है, अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी सृजनात्मक शक्ति वो ज्यादा काम आती है। छाया अनुवाद, ये छाया जमा अनुवाद से बना है। स्रोत भाषा की मूल रचना को पढ़ने के बाद अनुवादक जो कुछ समझता है, अनुभव करता है, या जो छाप उसके मन पर पड़ती है, उसको लक्ष्य भाषा में जब रूपांतरण करता है तो उसे छाया अनुवाद कहते हैं। यानी उसके हृदय पर उस रचना को पढ़ने के बाद जिस प्रकार की छाप या छाया पड़ती है उसी को छाया अनुवाद कहते हैं। इस प्रकार के अनुवाद में रचना में आए जो नाम होते हैं, स्थान होते हैं, और वातावरण का भी देशीकरण कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का छाया अनुवाद हिंदी में देखा जा सकता है। ये अंग्रेजी की रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस, लेकिन जब इसका हिंदी में अनुवाद किया गया तो वहां पर जितने भी पात्र थे उनका नाम भारतीय रख दिया गया, और वहां पर जो उसका वातावरण वगैरह है और उसका पहनावा है, स्थान के नाम है, पात्रों के नाम है, वो भी बदल दिए गए। तो इस प्रकार का छायानुवाद में संभव होता है। सारानुवाद, सार जमा अनुवाद, इस प्रकार के अनुवाद में स्रोत भाषा की मूल रचना की मुख्य बातों को लेकर उन्हें लक्ष्य भाषा के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी सारांश करके। इसमें संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अपनी भारतीय संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी कार्रवाई होती है, जो विवाद विवाद होता है, जिन मसलों के ऊपर भाषण दिए जाते हैं और बहस होती है, उसका जो अनुवाद इसी प्रकार से होता है। यानी बहुत चीजें बोली जाती हैं लेकिन उसका सार रूप में यहां पर उसका अनुवाद कर दिया जाता है। व्याख्या अनुवाद, व्याख्या अनुवाद में इसमें
इस प्रकार के अनुवाद में स्रोत भाषा की कृति का अनुवाद करते समय मुख्य विषय की व्याख्या होती है। ऐसा करते समय महत्वपूर्ण अंशों का स्पष्टीकरण करने के लिए अनुवादक उदाहरण या प्रमाण देता हुआ चलता है, क्योंकि इसमें मात्र अनुवाद न करके व्याख्या की जाती है, इसलिए इसका नाम व्याख्या अनुवाद है। इसे व्याख्या अनुवाद इसलिए कहते हैं कि उदाहरण के रूप में लोकमान्य तिलक जी की एक कृति है जो उन्होंने अनुवाद किया था श्रीमद् भागवत गीता का। जो अनुवाद किया था वह केवल अनुवाद नहीं है, बल्कि उसे व्याख्या अनुवाद कहना अधिक उचित होगा। यानी उन्होंने शब्द से शब्द इस प्रकार का अनुवाद नहीं किया था, बल्कि उसकी व्याख्या भी की है, इसलिए इसको व्याख्या अनुवाद कहना उचित होगा। आशु अनुवाद, जिसको आप शॉर्ट हैंड कह सकते हैं। आशु अनुवाद जब भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उस समय उनकी सहायता के लिए तत्काल भाषांतरण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को आशु अनुवादक या दुभाषिया कहते हैं, इंटरप्रेटर भी उसको कहते हैं। यानी जिस प्रकार के जो भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं जो विदेशों से आते हैं, किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और जब भारत में आकर वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो कई बार ये जरूरी नहीं होता कि हमारे प्रधानमंत्री उनकी प्रधानमंत्री की बात उसकी जो भाषा जानते हो, तो इसलिए उसके लिए एक इंटरप्रेटर या दुभाषिया की बीच में जरूरत महसूस की जाती है। इस प्रकार के अनुवादक को अधिक सोचने या शब्दकोश की सहायता लेने का अवसर नहीं मिलता। क्योंकि जब वो बातचीत हो रही होती है तो वो इतना जल्दी उसको सोचने का समय नहीं मिलता, और वो डिक्शनरी भी यानी शब्दकोश की भी उसको मदद नहीं ली जा सकती। इसलिए फिर भी उससे आशा की जाती है कि उसका अनुवाद सटीक और सुंदर हो। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक से आशा की जाती है कि उसे संबंधित भाषाओं का समुचित ज्ञान और अनुभव हो। यानी जो दोनों भाषाओं जिसमें आपस में अनुवाद किया जा रहा है उन दोनों भाषाओं का उसे समुचित ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आशु अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने जाना विभिन्न प्रकार के अनुवाद क्या होते हैं। और अभी अनुवादक के गुण, यानी जो व्यक्ति अनुवाद करता है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए। अनुवादक का सबसे प्रमुख गुण उसका अपने कार्य के प्रति समर्पण होना है। यानी एक अनुवादक का अपने कार्य के प्रति समर्पित होना बहुत ही जरूरी है। जिस एक भाषा की सामग्री का दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है, अनुवादक के लिए उन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। जैसे कि मैंने बताया कि अनुवाद का जो अर्थ है वो दोनों भाषाओं से है, एक लक्ष्य भाषा, एक स्रोत भाषा। तो एक अनुवादक के लिए उन दोनों भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी वो सही रूप में उसका अनुवाद कर पाएगा। अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बोध होना भी अति आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अनुवादक को दोनों भाषाओं यानी कौन कौन सी भाषा, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बोध होना जरूरी है। कई बार ऐसा शब्द अनुवाद हो जाता है जो किसी दूसरी भाषा में किसी गैर जरूरी शब्द के लिए इस्तेमाल होता हो और उससे उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक ठेस लग सकती है दूसरे व्यक्ति को। इसलिए एक अनुवादक को दोनों भाषाओं की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बोध होना भी जरूरी है। अनुवादक के मन में सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना रहनी चाहिए और अनुवादक के लिए अनुवाद की सामग्री का ज्ञान होना भी जरूरी है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर लोकसभा की कार्रवाई चल रही है या चीन के राष्ट्रपति भारत में आने वाले हैं तो वो किन मसलों पे बात करेंगे, तो उन मसलों के बारे में उसको पहले से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो ठीक से अनुवाद कर सके। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के बारे में, ट्रेड के बारे में, व्यापार संबंधी जो वार्ताएं होती हैं उनके लिए भी उसको
पहले से जानकारी होनी चाहिए, तभी वो ठीक से उसका अनुवाद कर पाएगा। तो आज हमने अनुवाद, उसकी परिभाषा, स्वरूप और विभिन्न प्रकार के अनुवाद और एक अनुवादक के क्या-क्या गुण होते हैं इसके बारे में जाना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।